हम्म मुझे आज के इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से करनी है। शिकागो के एक हॉट डॉग स्टैंड की बात है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ एक डेंटिस्ट क्लिनिक के मालिक और उनके प्रैक्टिस कोऑर्डिनेटर लंच कर रहे थे। बातों बातों में क्लिनिक के मालिक ने एक बड़ी गहरी चिंता जाहिर की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने कर्मचारियों को लीडरशिप की ट्रेनिंग देने पर इतना सारा समय और पैसा खर्च करें और वे सब कुछ सीखकर हमें छोड़कर चले जाएं। अरे ये तो बहुत आम डर है, हर बिजनेस वाले को लगता है ये। बिल्कुल। लेकिन उस कोऑर्डिनेटर ने हॉट डॉग खाते हुए एक पल सोचा और बड़ा ही तीखा जवाब दिया। उसने कहा, और क्या होगा अगर हम उन्हें ट्रेनिंग ना दे और वे यहीं रह जाएं? क्या बात है। मतलब सच कहूं तो इसी एक सवाल से हमारी आज की इस पूरी गहरी चर्चा की नींव पड़ती है। रियलिटी यानी जो स्वामित्व की मानसिकता होती है, उसके असली अर्थ को खंगालने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये एक अकेली मानसिकता किसी आम इंसान को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये समझेंगे कि कैसे इस मानसिकता के होने से गोल्डमैन सैक्स जैसी 140 साल पुरानी वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी की पूरी संस्कृति तहस नहस हो सकती है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इस पूरे विषय को परत दर परत खोलने के लिए कुछ बेहतरीन स्रोत भी हैं। हमारे पास लीडरशिप विशेषज्ञ मितेश खत्री और एपीडी के कुछ लेख हैं। कॉर्पोरेट कल्चर पर नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NBER, उनका एक बड़ा ही शानदार शोध है। और साथ ही चार्ल्स डी एलिस की किताब द पार्टनरशिप है, और SEC के उस मशहूर मुकदमे के दस्तावेज भी हैं जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। देखिए, इस पूरी सामग्री में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इमारत या उसका बैंक बैलेंस नहीं होता। सही बात है। वो उसकी टीम की मानसिकता होती है। मतलब ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बिजनेस कैसे चलाया जाए, ये इस बारे में है कि काम के प्रति हमारा नजरिया कैसे ये तय करता है कि कोई संस्था एक परिवार की तरह हर मुश्किल का सामना करेगी या फिर महज एक बेजान मशीन बनकर रह जाएगी जहाँ हर कोई बस अपनी सैलरी का इंतजार करता है ना? लेकिन सिर्फ एक कहानी और कुछ भारी शब्दों से तो बात नहीं बनती। अगर हम इसे कागज पर उतारें तो इस ओनरशिप की कोई ठोस परिभाषा है क्या? हाँ, AHPD के लेख में पाथ फॉर ग्रोथ की एक बड़ी सटीक परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है कि उन चीजों के प्रति बेरहमी से जिम्मेदार होना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, वही ओनरशिप है। बेरहमी से जिम्मेदार होना, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब बस इतना है कि जो काम दिया जाए उसे चुपचाप पूरा कर दो? नहीं, ये सिर्फ काम पूरा करने से कहीं आगे की बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या को देखकर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देना या शिकायत नहीं करना, बल्कि उसका समाधान खोजना। मितेश खत्री अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग में इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। वो इसे एम्प्लॉय मेंटालिटी बनाम एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी कहते हैं। अच्छा। देखिए, ज्यादातर लोग अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो सबसे आसान रास्ता होता है बहाने बनाना या फिर किसी और पर दोष मढ़ना। हाँ, वो तो बहुत आम बात है। बिल्कुल। लेकिन लीडर्स, चाहे वे किसी भी पद पर हो, काम को ऐसे करते हैं जैसे वो कंपनी उनकी खुद की हो। इसी बात पर मितेश खत्री ने अपनी किताब में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण भी दिया है। मैं पढ़ रही थी उसे। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के एक टॉयलेट क्लीनर का जिक्र किया है। हाँ, वो वाकया बहुत दिलचस्प है। मतलब आमतौर पे सफाई का काम पदानुक्रम में सबसे नीचे माना जाता है, लेकिन वो व्यक्ति ये काम पूरी ऊर्जा, एक बड़ी सी मुस्कान और गर्व के साथ कर रहा था। बिल्कुल। वो उस फर्श को ऐसे चमका रहा था जैसे वो खुद उस एयरपोर्ट का मालिक हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है यहाँ। क्या वो सिर्फ एक अंडरपेड कर्मचारी नहीं है जो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा है? मतलब इसे लीडरशिप कैसे कह सकते हैं? देखिए, यही वो बारीक अंतर है जो पद और मानसिकता को अलग करता है। नेतृत्व किसी कुर्सी या टाइटल का नाम नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। सोचने का तरीका। हाँ, उस क्लीनर का रवैया ये तय करता है कि वो भविष्य में जहां भी जाएगा जिम्मेदारी लेगा। दूसरी तरफ मितेश खत्री पुणे के मशहूर लक्ष्मी रोड और जय हिंद स्टोर्स का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो वाला उदाहरण। लक्ष्मी रोड पर कई दुकानों के असली मालिक गल्ले पर बैठते हैं, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल एक एम्प्लॉय जैसा होता है। ग्राहकों से रूखा व्यवहार करना है ना? एग्जैक्टली। फीडबैक नहीं लेते, खराब सामान वापस करने से कतराते हैं। वो कागज पर तो मालिक हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कर्मचारियों वाली है। और उसी सड़क पर जय हिंद स्टोर्स ने क्या किया?
उन्होंने एंटरप्रेन्योर मानसिकता के साथ ग्राहकों को सर्व किया और एक छोटी सी दुकान से 4 बड़ी शाखाएं खड़ी कर ली। बिल्कुल सही। मुझे तो ये क्रिकेट की एक स्थिति जैसा लग रहा है। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा गहराई से समझूं तो सचिन तेंदुलकर और किसी एक आम बल्लेबाज के बीच का अंतर सिर्फ बैट पकड़ने की तकनीक का नहीं होता। तो क्या होता है? असली अंतर ये है कि जब टीम के 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं ना, तो दबाव में उनका दिमाग कैसे काम करता है। बहुत सही तुलना की आपने। क्या हम सिर्फ अपनी नौकरी को किराए पर ले रहे हैं या वास्तव में उस काम को अपना मान रहे हैं? फोर्ड मोटर्स के ली इयाकोका की कहानी भी तो बिल्कुल यही सिखाती है। अरे, ली इयाकोका का सफर तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने 1946 में फोर्ड मोटर्स में एक साधारण इंजीनियर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन काम को लेकर उनकी जो ओनरशिप मेंटालिटी थी वो इतनी मजबूत थी कि वो 1970 तक कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। वाओ, प्रेसिडेंट बन गए। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जब 1978 में उन्हें हेनरी फोर्ड द्वितीय के साथ मतभेदों के कारण निकाल दिया गया तो वो टूटे नहीं। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने क्राइसलर कंपनी ज्वाइन की, जो उस वक्त दिवालिया होने की कगार पर थी। एक असली ओनर की तरह उन्होंने कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी ली। सरकार से कड़े संघर्ष के बाद लोन पास करवाया, नए और इनोवेटिव कार मॉडल बाजार में उतारे और उस डूबती हुई कंपनी को दुनिया की सबसे सफल मोटर कंपनियों में से एक बना दिया। बिल्कुल। मतलब हम सभी के अंदर एम्प्लॉई और एंटरप्रेन्योर दोनों मानसिकताएं मौजूद होती हैं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। हाँ, पर मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। एक व्यक्ति की मानसिकता तो समझ में आती है कि वो कैसे अपने दम पर कंपनी बदल सकता है। लेकिन जब किसी कंपनी में 10,000 या 50,000 लोग काम करते हो तो ये ओनरशिप कॉर्पोरेट कल्चर का रूप कैसे ले लेती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सच कहूं तो क्या ये कल्चर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स विभाग द्वारा उछाला गया एक भारी भरकम शब्द नहीं है? मतलब क्या दीवारों पर ईमानदारी और मेहनत के पोस्टर चिपका देने से कंपनी के बैंक बैलेंस पर कोई सीधा असर पड़ता है? आपका यह संदेह बहुत ही वाजिब है। और आपको पता है, एनबीआर के शोधकर्ताओं ने बिल्कुल यही सवाल उठाया था। अच्छा? हाँ, उन्होंने ये नापने की कोशिश की कि क्या कॉर्पोरेट संस्कृति का वास्तव में कोई आर्थिक मूल्य होता है। उन्होंने S&P 500 इंडेक्स की कंपनियों का डेटा निकाला। और क्या मिला उन्हें? उन्होंने देखा कि 85% से ज्यादा कंपनियां अपनी वेबसाइट पर इनोवेशन, ईमानदारी और सम्मान जैसे शब्दों का बड़े बड़े अक्षरों में दिखावा करती हैं। वो तो हर कंपनी करती है आजकल। एग्जैक्टली। लेकिन जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि इन विज्ञापित दावों और कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन के बीच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। मतलब वेबसाइट पर बड़ी बड़ी बातें लिखने से कुछ नहीं होता। जी। जो बात मैं कह रही थी वही साबित हुई। बिल्कुल। लेकिन शोध में इसके आगे भी तो कुछ था, जहां ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी GPTW सर्वे के डेटा का इस्तेमाल किया गया था। वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कर्मचारी गुमनाम रूप से बताते हैं कि वे मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, और वहां तस्वीर एकदम अलग थी। शोध कहता है कि जब कर्मचारी वास्तव में ये महसूस करते हैं कि उनका मैनेजमेंट ईमानदार है तो कंपनी की उत्पादकता, मुनाफा और टोबिन क्यू काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। पर एक मिनट रुकिए, ये टोबिन क्यू क्या चीज है? ये कोई गणित का फॉर्मूला है क्या? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? अरे हाँ, बिल्कुल। टोबिन क्यू को आप ऐसे समझ सकती हैं कि शेयर बाजार किसी कंपनी की कितनी इज्जत करता है। इज्जत? वो कैसे? मान लीजिए एक कंपनी के पास 100 करोड़ की मशीनें और जमीनें हैं, ठीक है? अब अगर बाजार में उस कंपनी की कीमत 200 करोड़ लगाई जा रही है तो वो जो अतिरिक्त 100 करोड़ है ना, वो कंपनी के ब्रांड, उसकी टीम और उसके कल्चर की कीमत है। अच्छा, तो ये वो एक्स्ट्रा वैल्यू है। हाँ, इसी को मापा जाता है। जब किसी कंपनी में इंटीग्रिटी कैपिटल यानी ईमानदारी की पूंजी होती है तो उसका टोबिन क्यू बहुत ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ एक पेच लग रहा है मुझे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ लोगों को सैलरी बहुत अच्छी मिल रही हो, वहाँ के कर्मचारी खुश होकर मैनेजमेंट की हर बात को अच्छा बताते हो, जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। लेकिन शोधकर्ताओं ने इस हेलो इफेक्ट को भी फिल्टर कर दिया था। वो कैसे? उन्होंने सैलरी और अन्य सुविधाओं वाले डेटा को हटाकर सिर्फ शुद्ध ईमानदारी वाले आंकड़ों को देखा, और तब भी जिन कंपनियों में सच में ईमानदारी थी उनका रिजल्ट बाकियों से कहीं बेहतर था। अरे वाह, मतलब कल्चर सच में काम करता है। बिल्कुल। हालांकि इसी शोध में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? ये पाया गया कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध जो पब्लिक कंपनियां होती है ना, उनमें प्राइवेट कंपनियों की तुलना में ईमानदारी का स्तर काफी कम होता है। ओहो,
और शायद यही वो जगह है जहां से ग्रेग स्मिथ की कहानी जुड़ती है। एग्जैक्टली 2012 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना वो विस्फोटक इस्तीफा छापा था। उन्होंने लिखा था कि गोल्डमैन सैक्स की सफलता का असली राज उसका कल्चर था। हाँ टीम वर्क, ईमानदारी हाँ और क्लाइंट का हित सबसे ऊपर रखना। लेकिन 12 साल वहां काम करने के बाद उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि वो कल्चर पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब कंपनी सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बन गई है। देखिए, ग्रेग स्मिथ का इस्तीफा इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब कोई संस्था बहुत बड़ी हो जाती है और पब्लिक हो जाती है तो कैसे उसकी इंटेग्रिटी कैपिटल दांव पर लग जाती है। बड़े शेयरधारकों का जो हर तिमाही में बढ़ते मुनाफे का दबाव होता है ना, वो अक्सर उन मूल सिद्धांतों को नष्ट कर देता है जिन पर कंपनी खड़ी हुई थी। तो अगर प्राइवेट से पब्लिक होने में इतना बड़ा नुकसान है तो हमें गोल्डमैन सैक्स के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। चार्ल्स डी एलिस की किताब द पार्टनरशिप हमें उस सुनहरे दौर में ले जाती है जब गोल्डमैन सैक्स सिर्फ एक बैंक नहीं था, बल्कि एक असली पार्टनरशिप फर्म थी। बिल्कुल। 1869 में मार्कस गोल्डमैन ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है गज लेवी नाम के उनके लीडर का मंत्र। हाँ, उनका कहना था लॉन्ग टर्म ग्रीडी रहो। लॉन्ग टर्म ग्रीडी मतलब लंबी अवधि में लालची बनो। सच कहूं तो ये सुनने में महज एक पीआर स्टंट लगता है मुझे। क्या वे सच में इसे मानते थे या ये सिर्फ कहने की बातें थीं? ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, ये उनके काम करने का तरीका था। लॉन्ग टर्म ग्रीडी का मतलब था कि आज का कोई छोटा मुनाफा छोड़ दो, भले ही आपको नुकसान सहना पड़े। मतलब आज नुकसान उठा ले? हाँ, अगर क्लाइंट के लिए कोई डील सही नहीं है तो उसे साफ मना कर दो। इससे आज तो नुकसान होगा, लेकिन उस क्लाइंट के साथ ऐसा जीवन भर का रिश्ता बनेगा जो अगले 20 सालों तक आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। ये तो बहुत दूर की सोच हुई। बिल्कुल। जॉन वेनबर्ग और जॉन व्हाइटहेड ने फर्म के 14 सिद्धांत बनाए थे, जिनमें सबसे पहला था हमारे क्लाइंट के हित हमेशा पहले आते हैं। लेकिन सिद्धांत तो वेबसाइट पर भी लिखे होते हैं, जैसा कि हमने अभी एनबीआर के शोध में देखा था। फिर गोल्डमैन में ऐसा क्या अलग था कि ये लोग सच में इसका पालन करते थे? अलग था उनका पार्टनरशिप मॉडल, और ये बहुत ही क्रूर लेकिन कारगर सिस्टम था। क्रूर कैसे? देखिए, पार्टनरशिप में कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। सभी पार्टनर्स की अपनी खुद की जीवन भर की कमाई दांव पर लगी होती थी। अच्छा। अगर फर्म कोई गलत निवेश करती और डूब जाती तो पार्टनर्स के सिर्फ शेयर्स नहीं डूबते, बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो सकते थे, उनके घर बिक सकते थे। ओहो, मतलब आपकी हर एक चाल, आपका हर एक फैसला सीधा आपकी अपनी जेब और आपके घर पर असर डालता था। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जवाबदेही का स्तर इतना सख्त था कि पार्टनर्स का बोनस उनके सहकर्मियों द्वारा हाथ से लिखे गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर तय होता था। यानी पीयर रिव्यू? हाँ, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए कोई गलत काम किया तो बाकी पार्टनर्स उसे बख्शते नहीं थे। ये ओनरशिप की मानसिकता का सबसे बेहतरीन रूप है। जब आपका अपना सब कुछ दांव पर हो तो आप शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए अंधी दौड़ लगा ही नहीं सकते। सही बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये पार्टनरशिप मॉडल इतना ही अचूक था तो इसे क्यों तोड़ा गया? गोल्डमैन सैक्स ने इसे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि दुनिया बदल रही थी। 1970 के दशक से ही वॉल स्ट्रीट पर बड़े तूफान आ रहे थे। कैसे तूफान? 1976 में एक घटना हुई जिसे मेडे कहा जाता है। SEC ने तय ट्रेडिंग कमीशन को खत्म कर दिया। हाँ, उससे क्या हुआ? पहले बैंकों का कमीशन फिक्स होता था, लेकिन इसके हटने से कमीशन कम हो गए और उनका पारंपरिक मुनाफा अचानक गिर गया। साथ ही ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने के लिए उन्हें अरबों डॉलर की स्थायी पूंजी की जरूरत थी, जो सिर्फ पार्टनर्स की जेब से नहीं आ सकती थी। और इसके साथ ही कुछ तकनीकी बदलाव भी तो आए थे। 1973 में ब्लैक स्कोल्स मॉडल आया जिसने डेरिवेटिव्स की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। बिल्कुल। मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा। जो लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके लिए ये ब्लैक स्कोल्स और डेरिवेटिव्स ये सब क्या बला है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पहले लोग बाजार में सेब या संतरे खरीदते थे। ये पारंपरिक शेयर बाजार था। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स का मतलब है कि आप सेब नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि अगले महीने सेब की कीमत क्या होगी। अच्छा, मतलब एक तरह का सट्टा कह सकते हैं। और ब्लैक स्कूल्स वो गणित का फॉर्मूला था जिसने इस शर्त की कीमत तय करना आसान बना दिया। इसने फाइनेंस को एक तरह से भौतिक विज्ञान में बदल दिया। समझ रही हूँ।
बाजार में एक बड़ा बदलाव तब आया जब 1981 में गोल्डमैन ने जे एरॉन नाम की एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म का अधिग्रहण किया। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जे एरॉन का कल्चर गोल्डन के उस लॉन्ग टर्म ग्रीडी कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाता होगा। एकदम सही। जे एरॉन अपने साथ एक आक्रामक वाइल्ड वेस्ट ट्रेडर मानसिकता लेकर आई थी। वाइल्ड वेस्ट मतलब जो मर्जी आए करो। हाँ, लॉयड ब्लैंकफीन, जो बाद में गोल्डमैन के सीईओ बने, वे इसी जे एरॉन से आए थे। जहां गोल्डमैन की पारंपरिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट के साथ बरसों पुराने रिश्ते बनाने पर जोर देती थी, वहीं इन नए ट्रेडर्स का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि आज स्क्रीन पर चल रहे इस ट्रेड से कितना पैसा बना। मैं इसे एक फुटबॉल क्लब की तरह देखती हूँ। मान लीजिए एक मशहूर फुटबॉल क्लब अपनी यूथ एकेडमी को बंद कर दे, जहां वे सालों मेहनत करके अपने भविष्य के खिलाड़ी तैयार करते थे, और इसके बजाय वे रातों रात हर मैच जीतने के लिए सिर्फ महंगे और आक्रामक खिलाड़ियों को बाजार से खरीदने लगे। बहुत सटीक एनालॉजी है ये। तो क्या ये बदलाव बाजार में टिके रहने की मजबूरी थी? क्योंकि कई दशकों की भारी आंतरिक बहस के बाद आखिरकार 1999 में गोल्डमैन सैक्स पब्लिक हो गई और उन्होंने आईपीओ के जरिए $3.6 बिलियन जुटाए। देखिए, ये मजबूरी भी थी और लालच भी। लेकिन जब आप पब्लिक होते हैं तो एक नई चीज जन्म लेती है, एजेंसी की समस्या। वो क्या होती है? अब आपको हर 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिखाना होता है। जो बैंक पहले सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए काम करता था, वो अब अपने शेयर होल्डर्स और खुद के भारी भरकम बोनस के लिए काम करने लगा। मतलब फोकस ही शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। आंकड़े चीख चीख कर ये कहानी बताते हैं। 1989 में कंपनी का 35% रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आता था, जो 2010 तक घटकर केवल 9% रह गया। और ट्रेडिंग का क्या हाल था? ट्रेडिंग से आने वाला रेवेन्यू उछलकर 80% तक पहुंच गया। बाप रे, मतलब ओनरशिप की मानसिकता अब लॉन्ग टर्म रिश्ते से हटकर शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी में बदल गई थी। बिल्कुल। और जब ओनरशिप मेंटालिटी इस तरह खत्म होती है तो उसका अंजाम क्या होता है? इसका सबसे खौफनाक उदाहरण हमें 2007 के एबेकस स्कैंडल में देखने को मिलता है। हाँ, एबेकस स्कैंडल। केनियन इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स की रिपोर्ट हमें इस पूरे खेल के अंदर की कहानी बताती है। ये किसी हॉलीवुड की चोरी वाली फिल्म से कम नहीं लगता। सच में। ये दिसंबर 2006 की बात है। अमेरिका के हाउसिंग बाजार में तेजी थी, लेकिन गोल्डमैन के तत्कालीन सीएफओ डेविड विनियर ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आंकड़ों को देखकर पहचान लिया था कि हाउसिंग बाजार में एक बहुत बड़ा बुलबुला बन चुका है जो जल्दी फटने वाला है। इसके बाद गोल्डमैन ने हाउसिंग बाजार के खिलाफ दांव लगाना, यानी उसे शॉर्ट करना शुरू कर दिया। रुकिए एक सेकेंड, एक घर के खिलाफ दांव कैसे लगाया जाता है? अगर घर की कीमत गिर रही है तो कोई पैसे कैसे कमा सकता है? इसी को शॉर्टिंग कहते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी से एक कार किराए पर लेती हैं और उसे बाजार में बेच देती हैं। ठीक है। फिर जब कार की कीमत गिर जाती है तो उसे सस्ते में खरीदकर वापस लौटा देती हैं और बीच का मुनाफा रख लेती हैं। ओह, तो हाउसिंग बाजार में भी यही खेल चल रहा था। बिल्कुल। और इसी बीच जॉन पॉल्सन नाम के एक हेज फंड मैनेजर ने भी इस मंदी को भांप लिया। पॉल्सन तो बहुत शातिर था। उसने बाजार से जानबूझकर सबसे खराब होम लोन चुने, जिन्हें सब प्राइम मॉर्गेज कहते हैं। हाँ, ये वो लोन थे जिनके फेल होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। और फिर पॉल्सन ने गोल्डमैन सैक्स से संपर्क किया। गोल्डमैन के एक ट्रेडर फैब्रिस टूरे ने एबाकस 2007 AC1 नाम का एक प्रोडक्ट बनाया। इसे सिंथेटिक सीडीओ कहते हैं। और मजाक देखिए, पॉल्सन इस प्रोडक्ट के खिलाफ दांव लगा रहे थे। मतलब अगर ये खराब लोन डूबते तो पॉल्सन को करोड़ों का फायदा होता, लेकिन पॉल्सन को पैसे तभी मिलते जब कोई दूसरा निवेशक इस प्रोडक्ट के पक्ष में दांव लगाता। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ। जी। कल्पना कीजिए कि एक कार मैकेनिक है। वो जानबूझकर एक कार के ब्रेक फेल कर देता है और फिर उस कार के एक्सीडेंट होने पर बीमा का दावा कर देता है। बिल्कुल। पॉल्सन ठीक यही कर रहा था, लेकिन उसे कोई तो ऐसा चाहिए था जो उस बिना ब्रेक वाली कार में बैठने को तैयार हो। और वो बलि का बकरा ढूंढने का काम गोल्डमैन सैक्स ने किया। ओह गॉड। गोल्डमैन ने ACA मैनेजमेंट और IKB जैसी बड़ी कंपनियों के पास जाकर इस एबेकस प्रोडक्ट को बेचा। SEC के मुकदमे के अनुसार गोल्डमैन ने जानबूझकर इन निवेशकों को ये भ्रमित किया कि पॉल्सन भी उनके साथ इस प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं। मतलब धोखा दिया। ACA को लगा कि जब पॉल्सन जैसा चतुर निवेशक इसमें पैसा लगा रहा है तो ये सुरक्षित होगा। एग्जैक्टली। उन्हें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि पॉल्सन ने ही वो खराब लोन चुने थे ताकि वे डूब सकें। तो नतीजा वही हुआ जो होना था।
2008 में जब हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ तो इस एक डील में निवेशकों को $1 बिलियन का भारी नुकसान हुआ और जॉन पॉल्सन ने $1 बिलियन का मुनाफा कमाया। और इस पूरे खेल को सेट करने के लिए गोल्डमैन सैक्स ने $15 मिलियन की भारी भरकम फीस ली। और जब 2010 में SEC ने धोखाधड़ी का मुकदमा किया तो गोल्डमैन ने जो दलील दी वो उनके पतन की पूरी कहानी बयां करती है। उन्होंने क्या